नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नीले हीरे के चोर पार्ट 2। इंस्पेक्टर सैंडल की एड़ी घुमाने लगा। हीरा छुपाकर ले जाने की तरकीब अच्छी सोची थी तुमने, मगर अब तो वह विफल हो गई। एड़ी खुल गई, लेकिन भीतर सिर्फ शून्य था। हीरा उसमें मौजूद नहीं था। ओह माय गॉड, हीरा कहाँ गया? उफ, यह मैं क्या देख रही हूँ? इंस्पेक्टर से अधिक हैरानी सलमा और असलम को थी। पार्क में हीरे को सैंडल में रखने के बाद मैंने इस सैंडल को हर वक्त नजरों के सामने रखा था। सारे दिन इसे पहने रहती थी, फिर हीरा सैंडल के भीतर से कैसे गायब हो गया? असलम भी हैरान था, लेकिन वह कुछ संतुष्ट भी दिखाई दे रहा था। हीरा गायब हो गया? लगता है कोई हमसे भी बड़ा शातिर अपना काम दिखा गया है। लेकिन अब हम भारतीय जेल में सजा पाने से तो बच जाएंगे। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही एक लेडी इंस्पेक्टर को बुलाकर सलमा की तलाशी लेने का आदेश दिया। इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह तलाशी लो। आप मेरे साथ आइए। कुछ भी कर लो, अब वह हीरा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारी तलाशी मैं खुद लूंगा। तुम अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। वह हीरा हमने नहीं चुराया है, हम शरीफ लोग हैं। असलम बेग की बात की उपेक्षा करके इंस्पेक्टर ने अच्छी तरह उसकी तलाशी ली, मगर कोई सफलता नहीं मिली। तभी लेडी इंस्पेक्टर भी सलमा के साथ दूसरे कमरे से निकल आई। इनके पास कुछ नहीं है सर। मैं तो पहले ही कह रही थी कि हम चोर नहीं हैं। ठीक है मैडम, तुम्हारे पास से चोरी का हीरा बरामद नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम इसकी सफाई देना पसंद करोगी कि तुम्हारी सैंडल की एड़ी में एक गुप्त खाना क्यों मौजूद है? मैं सफाई देने की इसलिए ज़रूरत नहीं समझती ऑफिसर, क्योंकि इंडिया समेत दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके अंतर्गत गुप्त खाने वाली सैंडल पहनना एक जुर्म हो। यह मेरी मर्जी है कि मैं जैसी चाहूँ सैंडल पहनूं। कोई भी कानून मुझे इससे नहीं रोक सकता। कहे तो यह बिल्कुल ठीक रही है। इंस्पेक्टर, हम लोगों पर शक करने का आपके पास कोई कारण तो ज़रूर होगा। हाँ, कुछ देर पहले हमें एक गुमनाम फ़ोन मिला था। फ़ोन करने वाले ने तुम दोनों के नाम और हुलिये बताकर यह सूचना दी थी कि तुम लोग नीला हीरा चुरा कर ले जा रहे हो। वह हीरा इन मैडम के सैंडल में छुपा हुआ है। ओह, तब तो वह हीरा उसी गुमनाम व्यक्ति ने सैंडल से गायब किया होगा। ऑल राइट ऑफिसर, तुम्हें हमारे पास हीरा नहीं मिला। क्या अब हम जा सकते हैं? अभी नहीं, 1-2 दिन के लिए आपको यहीं भारत में रुकना पड़ेगा। पूरी छानबीन करने के बाद ही मैं आपको जाने की अनुमति दूंगा। उन्होंने काफ़ी विरोध किया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें एक बढ़िया होटल के कमरे में ले गया। 2 दिन तक आप लोग इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर लॉबी में एक पुलिसमैन 24 घंटे मौजूद रहेगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बुलाकर बता सकते हो। ठीक है इंस्पेक्टर, हमें यह सब सहन करना होगा। इंस्पेक्टर उन्हें कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर गया, सलमा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसने मेज पर से कागज़ कलम उठाकर कुछ लिखकर असलम को दिया। असलम, कमरे में खुफिया माइक्रोफोन या खुफिया टेप हो सकते हैं, पहले उन्हें तलाश करो। दोनों तुरंत कमरे की तलाशी लेने में जुट गए। 15 मिनट की तलाशी के बाद उन्हें सफलता मिल गई। ओह, माइक्रोफोन! उसने सलमा को बुलाकर माइक्रोफोन दिखाया। सलमा ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। मैं नहाने जा रही हूँ असलम। साथ ही उसने असलम को बाथरूम में चलने का संकेत किया था। बाथरूम में जाकर सलमा ने शावर खोल दिया। असलम भी भीतर आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सलमा दबे स्वर में बोली, पानी के शोर के कारण हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जरा धीरे बोलना। ठीक है। क्या हीरा तुमने गायब किया है? नहीं, मुझे लगता है हमारे पीछे कोई व्यक्ति लगा हुआ था जिसे हम पहचान नहीं सके। वही किसी तरह हीरा उड़ाकर ले गया है, लेकिन अब यहाँ रहते हुए उस हीरे का जिक्र हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने इस कमरे में हमारे लिए जाल बिछाया हुआ है। ठीक है, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ डायलॉगबाजी ज़रूर करेंगे। और वह बाथरूम से निकलकर बाहर आए। बेड के निकट पहुंचकर असलम ऊंचे स्वर में बोला, मैं इन हालात से बहुत परेशान हूँ सलमा। मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ की पुलिस ने हमारे ऊपर इतना मूर्खतापूर्ण आरोप क्यों लगाया है। भला हमें हीरा चुराने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है असलम। न जाने वह कौन आदमी है जिसे यह बात मालूम है कि मेरे सैंडल में एक खुफिया खाना मौजूद है। मैं तो इस सैंडल को इसलिए पहनकर आई थी ताकि अपने हीरे की अंगूठी रात के वक्त इसमें रख सकूं। कौन जाने होटल के किसी कर्मचारी की ही नीयत बदल जाती। होटलों में अक्सर मुसाफिरों का सामान चोरी हो जाता है। मेरे दिमाग में एक बात आई है, तुम रोज रात को अपनी अंगूठी उतारकर सैंडल में रखती थी। संभव है होटल के किसी पैरे ने कमरे की होल से झांककर तुम्हें ऐसा करते देख लिया हो और वह समझा हो कि तुम नीला हीरा छुपा रही हो और उसने पुलिस को गुमनाम फोन कर दिया हो। हाँ, हो तो सकता है।
तीसरी मंजिल पर ठीक उसी कमरे के ऊपर वाले कमरे में। लेकिन हम पुलिस को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाएं? उन्हें खुद ही यकीन आ जाएगा, और अगर 2 दिन बाद भी उन्होंने हमें जाने न दिया तो हम अपने देश के दूतावास से संपर्क करेंगे। इंस्पेक्टर के साथी ने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। मुझे तो वह दोनों बेगुनाह लगते हैं। या तो वे वाकई बेगुनाह हैं या फिर बहुत चालाक हैं। मगर उनकी यह बातचीत, हो सकता है उन्होंने बेड के नीचे छुपा माइक्रोफोन ढूंढ लिया हो और हमें सुनाने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हों। मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं पॉल। मैं कुछ लोगों से उनकी शिनाख्त कराना चाहता हूं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर पवन कुमार म्यूजियम के हाउस डिटेक्टिव रोमी भाटिया से मिलने पहुंचा। रोमी भाटिया नीले हीरे की निगरानी के लिए नियुक्त था और हमेशा हीरे वाले हॉल में दर्शक के रूप में मौजूद रहता था। कोई सफलता मिली इंस्पेक्टर? नहीं। तो क्या तुम उन लोगों को छोड़ रहे हो? छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मैं म्यूजियम के गाइड और गार्ड से उनकी पहचान कराना चाहता हूँ। उस गर्भवती महिला और इलेक्ट्रिशियन को उन्होंने ही सबसे निकट से देखा था। उन्हें तो मैंने भी देखा था, लेकिन वह दोनों उनसे बिल्कुल नहीं मिलते। मुझे नहीं लगता कि वही दोनों गर्भवती महिला और इलेक्ट्रिशियन के मेकअप में थे। तुम्हारे रिस्ट वॉच का अलार्म तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसकी आवाज़ काफ़ी मधुर है। बाय द वे, मुझे हीरा गायब होने का बहुत दुख है और शर्मिंदगी भी है, क्योंकि मुझे उसकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से नियुक्त किया गया था। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? आखिर हम लोग इंसान ही तो हैं। कई बार हम अपराधी को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और कई बार अपराधी हमें धोखा देने में सफल हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलूँगा। ओके। अगले दिन सुबह असलम और सलमा कमरे में बैठे बोर हो रहे थे कि तभी खटखट। सलमा, जाकर देखो कौन है। सलमा ने उठकर दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। सलमा ने उन्हें भीतर आने के लिए रास्ता दिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर असलम बेग। मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। हमें कब तक यहाँ कैद रखेंगे? कम से कम बाहर घूमने की इजाज़त तो दे दीजिए। इंस्पेक्टर उसकी बात की उपेक्षा करते गार्ड और गाइड की ओर घूमा। तुम दोनों ने उस महिला और नकली इलेक्ट्रिशियन को निकट से देखा था। जरा इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखो। उन दोनों की नज़रें असलम बेग और सलमा के चेहरों पर जम गई। कुछ क्षण बाद, नहीं इंस्पेक्टर, यह दोनों वह नहीं है। मेरा भी यही विचार है। थैंक गॉड, यह हमें पहचान नहीं सके। इंस्पेक्टर पवन कुमार ने लज्जित से स्वर में कहा, मिस्टर एंड मिसेज असलम बेग, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग अब आज़ाद हैं और जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसी शाम वह दोनों अपने देश के लिए रवाना हो गए। मुझे नाकाम होकर जाने का बहुत दुख है। शुक्र करो कि गिरफ्तार होने से बच गए। पता नहीं वह कौन उस्ताद था जिसने हमारे पास से हीरा उड़ा लिया। अगले दिन सुबह म्यूजियम के हाउस डिटेक्टिव रोमी भाटिया ने अपना इस्तीफा डायरेक्टर के सामने रख दिया। यह मेरा इस्तीफा है सर। मुझे खेद है कि मेरी खुफिया निगरानी के बावजूद भी हीरा चोरी हो गया। मैं अपना दोष स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन हम तो तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं मिस्टर रोमी, फिर तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मैं अपने आप से लज्जित हूँ सर। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एक अच्छा जासूस बनने की प्रतिभा नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया है। उसके जिद करने पर डायरेक्टर को इस्तीफा स्वीकार करना ही पड़ा। उसी शाम रोमी भाटिया अपनी प्रेमिका रंजना के फ्लैट में जश्न मना रहा था। डार्लिंग, यह लो नीला हीरा, अब हम इसके मालिक हैं। सुना है इस हीरे की कीमत 10 लाख पाउंड है। तुमने यह हीरा कैसे चुरा लिया रोमी डार्लिंग? बस अचानक ही मौका मिल गया और मैंने इसे उड़ा लिया। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। और वह गुजरी हुई घटनाएं सुनाने लगा। जब पहली बार असलम बेग और सलमा अपने असली रूप में म्यूजियम में आए थे तो हीरे वाले हॉल में मैं भी मौजूद था। अचानक असलम ने गाइड से पूछा था, चोरों को इस हीरे में अवश्य ही दिलचस्पी होगी। इस व्यक्ति ने यह प्रश्न क्यों पूछा है? गाइड उसे हीरे के सुरक्षा प्रबंधों के विषय में बताने लगा था और मुझे शक हो गया कि शायद यही जानकारी प्राप्त करने के लिए असलम ने यह प्रश्न पूछा था। इसलिए जब असलम और सलमा म्यूजियम के बाहर निकले तो मैं उनके पीछे लग गया था और उनका पीछा करते हुए मैं उनके होटल तक पहुंच गया। काउंटर पर जाकर मैंने उनके नाम और कमरे का नंबर वगैरह पता कर दिया। लगता है वह लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, मुझे उन पर नजर रखनी होगी। उसके बाद 2 दिन तक मैं उन दोनों के पीछे लगा रहा। वह जहां जाते मैं उनके पीछे होता। शायद शॉपिंग करने आए हैं। और अब वह होटल के अपने कमरे में होते तो मैं कमरे के आसपास मंडराता रहता था। लगता है मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। वह दोनों तो घूमने फिरने और शॉपिंग करने में व्यस्त हैं। लेकिन तीसरे दिन सुबह, ओह, उनके कमरे में यह कौन लोग निकल रहे हैं? मैंने इन्हें भीतर जाते तो नहीं देखा था। अब मैं इतना घटिया जासूस भी नहीं था कि उन दोनों को पहचान न पाता। मैंने उनका पीछा शुरू किया।
होटल से बाहर आकर सलमा अकेली एक टैक्सी में रवाना हुई। मुझे सलमा का ही पीछा करना चाहिए। जब वह म्यूजियम में प्रवेश कर रही थी तो मैं उसके पीछे ही था। यह अवश्य हीरा चुराने आई है। मैं अगर चाहूं तो इसे अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने की बजाय मैं खुद ही इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। इससे मेरा नाम होगा और तरक्की मिलेगी। फिर वह सारा ड्रामा मेरे सामने ही हुआ था। ओह मेरे हीरे! मैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन जिस तरह का हंगामा हुआ था उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सका था और हीरो के लिए पागल हो रहे दर्शकों ने मुझे उठने का मौका ही नहीं दिया था। आह! उफ! और जब मैं किसी तरह उठने में सफल हुआ तो नीला हीरा गायब हो चुका था। ओह गॉड! वह हीरा ले गए। कितनी सफल वारदात की है उन्होंने। सबकी आंखों में धूल झोंककर हीरा ले उड़े। मैं तुरंत ही बाहर भागा। सलमा मुझे म्यूजियम के फाटक से निकलती दिखाई दे गई। तभी मुझे विचार आया, हीरा तो इन लोगों ने चुरा ही लिया है। अब अगर मैं इनसे हीरा छीन लूं तो वह मेरा हो सकता है। और मैं बहुत सावधानी से उसका पीछा करता रहा। सलमा मेरे सामने ही पब्लिक टॉयलेट में अपना मेकअप उतारकर निकली थी। बहुत चालाक औरत है। वह पार्क में जाकर जिस जगह पर बैठी उसके निकट ही झाड़ियों में मैं भी छुपा हुआ था। कुछ देर बाद असलम बेग वहां पहुंच गया और मेरे सामने उसने सलमा को हीरा दिया। सलमा ने हीरा अपनी सैंडल की एड़ी में छुपा दिया। मैंने उनकी सारी बातें भी सुनी थी। वह 4 दिन बाद भारत छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ से हीरा लेकर नहीं जाने दूंगा। फिर मैंने 3 दिन और 3 रात प्रतीक्षा की। इस बीच किसी तरह उनके कमरे की मास्टर की प्राप्त कर ली थी। फिर जिस सुबह उन दोनों को रवाना होना था उससे पहले आधी रात के समय मैं होटल के बैरे की वर्दी में उनके कमरे के सामने पहुंचा। इस सिलेंडर में भरी हुई गैस स्वीट में फैलकर उन्हें सोते में ही बेहोश कर देगी और जब वह सुबह को जागेंगे तो उन्हें किसी तरह का एहसास भी नहीं होगा। सिलेंडर को नोजल की होल में घुसाकर मैंने दवाई भीतर स्प्रे कर दी। फिर 2 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद मास्टर की से लॉक खोलकर भीतर घुस गया। बेडरूम में वह दोनों नींद का आनंद ले रहे थे। मैं सीधा बेड के निकट रखे सलमा के सैंडलों की ओर गया। तो इसमें है वह 10 लाख पाउंड का हीरा। हीरा निकालकर मैंने सैंडल की एड़ी उसी तरह बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे इन दोनों के बारे में पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। सलमा के सैंडल में खुफिया खाना देखकर पुलिस इनको घेर लेगी और फिर पुलिस की तफ्तीश इन दोनों के गिर्द घूमती रहेगी। किसी दूसरी तरफ तफ्तीश करने का पुलिस को विचार नहीं आएगा। यह घटनाएं सुनकर रोमी जोर से हंसा। हा। बस फिर सुबह मैंने इंस्पेक्टर पवन कुमार को गुमनाम फोन करके वह सूचना दे दी जिसके आधार पर उन दोनों को रोका गया था। लेकिन अब तो उन्हें छोड़ दिया गया है और वह अपने देश वापस चले गए हैं। क्या अब पुलिस चुप होकर बैठ जाएगी? पुलिस और कर भी क्या सकती है? जब तक नए सिरे से तफ्तीश आरंभ होगी तब तक तो हम यह हीरा लेकर यह देश छोड़ चुके होंगे। कहाँ जाएंगे हम? फिलहाल तो कल सुबह की फ्लाइट से हम तफरी के लिए बम्बई चल रहे हैं। वहीं से मौका देखकर समुद्री मार्ग से दुबई या किसी और देश को निकल जाएंगे। तभी 10 बज गए। तुम हीरा संभालो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले दिन सुबह रोमी और रंजना एयरपोर्ट पहुंच गए। हीरा रोमी ने अपने जैकेट के अस्तर में छुपा रखा था, सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर पर। ओह, इंस्पेक्टर पवन कुमार। इंस्पेक्टर पवन मुस्कुराता हुआ उनकी ओर आया। हेलो रोमी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरा बम्बई तफरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या नीला हीरा भी साथ ही लिए जा रहे हो? हीरा? ओह हाँ रोमी, मैं जानता हूँ हीरा तुम्हारे पास है। तुम खुद ही निकाल कर दोगे या फिर मुझे कष्ट करना पड़ेगा? यह तलाशी लेगा तो हीरा बरामद हो ही जाएगा। उसने कांपते हाथों से हीरा निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। लेकिन यह तो बता दो कि मुझसे कहाँ भूल हुई है? तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? पहली बार उस समय शक हुआ जब तुमने नौकरी से इस्तीफा दिया। तुम लज्जित होने का आवश्यकता से अधिक दिखावा कर रहे थे। मैंने तुम्हारे बारे में ध्यानपूर्वक सोचना शुरू किया तो पाया कि हीरा चोरी होने के पूरे मामले में अधिकांश समय तुम गायब रहे हो। लेकिन तुम उस दौरान क्या करते रहे थे इसकी जानकारी तुमने किसी को नहीं दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण क्लू मुझे तुम्हारी इस घड़ी के अलार्म ने दिया है। अलार्म ने? हाँ, उस दिन जब मैं तुम्हारे फ्लैट पर आया था तो मेरे सामने तुम्हारी घड़ी का अलार्म बोला था। मैंने उसके मधुर होने की प्रशंसा भी की थी, याद है? हाँ, मुझे याद है। उस दिन अलार्म सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उस तरह का अलार्म पहले भी कहीं सुना है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। कल रात मैं उस गुमनाम व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने मुझे असलम और सलमा के विषय में फ़ोन किया था। तभी मुझे अचानक याद आया था कि मैंने वह अलार्म कहीं सुना था। कहाँ सुना था? फ़ोन पर,
जब तुम आवाज़ बदलकर मुझे गुमनाम फ़ोन कर रहे थे, उस समय तुम्हारी घड़ी का वह अलार्म बजा था और मुझे फ़ोन पर उसका मध्यम सा स्वर सुनाई दिया था। मैं समझ गया इंस्पेक्टर। काश मैंने हीरा अपने पास रखने का लालच न किया होता। अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। जो अपराध किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अगले दिन से नीला हीरा फिर से म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा था। वाह, क्या शानदार हीरा है! बिल्कुल नीला है। ऐसे हीरे बहुत कम देखने में आते हैं। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।